फातिमा एकेडमी की एजुकेशनल एक्टिविटीज़ को कवर कर रहा था। इस दरमियान बहुत तरह की लर्निंग हुई, अदारे कैसे, छोटे अदारे कैसे बड़े अदारे बनते हैं और उस बनने की जो जर्नी है वो किस तरह से आगे बढ़ती है, ये भी मैंने देखा और बहुत करीब से देखा। बच्चों से मुलाकात, वालिदैन से मुलाकात, एक पूरा एक एक्सपीरियंस रहा। तो मैंने मुनासिब समझा कि नसीम मनोवर नदवी साहब जिन्होंने ये पूरी महफिल सजाई यहाँ पर तालीम की, क्यों ना उनसे उनकी ज़िंदगी पर बात की जाए। उन्होंने ये जो कुछ काम किया है, कितना पेन महसूस किया होगा, कितना अपनों का, कितना दूसरों का दर्द सहा होगा, कितना सपोर्ट मिला है, कितना इनके साथ डी रिकग्निशन की माहौल भी पैदा हुआ होगा इनके खिलाफ, जो हमारे यहाँ लेग पुलिंग जिसे कहते हैं वो हुई होगी। इनकी अपनी लाइफ क्या रही थी, बात कर रहा था 4 दिन से लगातार साथ में हूँ, कई पहलू बीच बीच में निकल करके आ रहे थे, तो मुझे लगा कि इनकी लाइफ पर बात की जाए। एक शख्स जो जद्दोजहद करता है, आगे बढ़ता है और किसी मिशन के साथ आगे बढ़ता है, सपने के साथ आगे बढ़ता है, और सपने को जब एक रूप देता है तो रूप लोगों को नज़र आता है, लेकिन उसके पीछे की तकलीफ, जद्दोजहद, परेशानियां नज़र नहीं आती। मेरी कोशिश यही थी कि आपको चीज़ों को देखूं, समझूं। समझा मैंने, उस पर तो मैं रिपोर्ट कर ही रहा हूँ, लेकिन इस दरमियान मुझे अंदर से ये चीज़ महसूस हो रही थी कि ये तो बहुत कुछ लग रहा है चमकता हुआ। इस चमकते हुए के पीछे जो शख्सियत है उसकी ज़िंदगी पूरी लगी हुई है, मियाँ बीवी दोनों रात दिन लगे हुए हैं, तो वो किस तकलीफ़ से गुजर रहे हैं ये भी तो जानने की ज़रूरत है लोगों को। ऊपर की चीज़ें तो लोग देख रहे हैं, ये अदारा है, चमक रहा है, चल रहा है, लेकिन ये तो तकलीफ़ है। कहाँ आपकी परवरिश हुई, किस घराने में आप पैदा हुए और कैसे आपकी तालीम आगे बढ़ी? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हामिद व मुसल्ली अम्मा बाद। इस पूरे वाक़ये का जो माहसल है जी, ये सच है कि मेरे वालिदैन की दुआएं हैं। बेशक। मैं एक ताजिर और ज़मींदार घराने में, लोहरदगा के पास एक गांव है रामपुर, जी, वहाँ मेरी पैदाइश हुई। जब वालिद मोहतरम तिजारत भी करते थे और काश्तकारी भी करते थे। मैं ख़ानदानी एतबार से ज़मींदार घराने से ताल्लुक़ ज़रूर रखता हूँ। मेरे फैमिली में ख़ास तौर से मेरे दादा दादी और मेरे अब्बू और अम्मी की दुआएं मेरे साथ। जी, एक हकीकत की तरफ मैं ले जाना चाहता हूँ कि मेरे दादा रात के तहज्जुद में जी, मेरे नाम से मेरी तरक्कियों के लिए दुआएं करते थे, जिसको मैं सुना करता था। बहरहाल वालिद मोहतरम के एक चाहत थी, मुझे अपने बेटे को पढ़ाना है। उस ज़माने के एतबार से जो पढ़ने पढ़ाने की जो तस्वुर होता था, वो अगर पढ़ाई करनी है तो घर से बाहर ही रख करके पढ़ा सकते थे। मुझे हॉस्टल में डाल दिया गया, जहाँ मुझे तालीम भी मिल रही थी और उससे कहीं ज़्यादा मेरी तरबियत हो रही थी। एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि तरबियत मेरी हो रही थी, और जो मेरा मामला था असाज़े कराम से, मेरी असाज़ा की दुआएं हमेशा मुझे मिलती रही। मैं उनकी खिदमत भी करता था, वो मुझे दुआएं दिया करते थे, और ये जो कुछ है मेरे वालिदैन की दुआओं का नतीजा है और मेरे असाज़ा की दुआओं का नतीजा है। तालीम मुकम्मल कहाँ हुई आपकी? नदवी आप हैं? मेरी तालीम जो है नदवे से दारुल उलूम नतुल उलमा लखनऊ से हुई, और वहीं मुमताज़ डिग्री कॉलेज से मैंने ग्रेजुएशन किया। अच्छा, मुमताज़ से आपने पढ़ाई की है। उसके बाद जब तालीम मुकम्मल करते हैं तो मौलाना अनवर नदवी कहाँ जाते हैं? दर्स व तदरीस के लिए मुझे दारुल उलूम नतुल उलमा ने एतमाद किया। अच्छा। और नदवे ने मुझे आंध्र प्रदेश मुझे भेजा था जिम्मेदारियों के साथ। जो जिम्मेदारी मुझे दी थी एक हद तक मैंने उसको निभाया, और फिर वहाँ से लौट करके फिर मैं नदवा आया, और नदवे से फिर मैं बरेली गया, और उससे पहले मैं हरदोई में पढ़ाया। अच्छा। और हरदोई में पढ़ाया, फिर मुझे ऊंची किताबें पढ़ाने के लिए बरेली में मुझे मौका मिला, तो किताबों की लालच में मैं बरेली चला गया और दौरे हदीस तक मैंने वहाँ पर तालीम दी। अच्छा। और तालीम देते हुए फिर एक फ़िक्र पैदा हुई कि मुस्तकिल एक काम करना चाहिए, और इस्तिक़लाल के साथ काम करने के लिए अपने अख्तियारात भी होने चाहिए। जी बिल्कुल। तो जब ये समझ में बात आई कि जब इस्तिक़लाल भी हो, जब ही हो सकता है जब अख्तियारात होंगे, तो मैंने अपना कैंपस बनाने के लिए प्लान किया,
और काफ़ी फिक्र की, काफ़ी उस पर कोशिशें की, और जिसको कहा जाए बहुत मंथन किया हमने। जी जी जी। और उसके बाद फिर जो है हमने एक सिलेबस को लॉन्च किया। और ये सिलेबस को जो लॉन्च करने की बात आती है, तो नदवे के जो ज़माना था, जब मैंने पहली बार वो हदीस पढ़ी थी कि अल्लाह मुझे इल्म नाफे अता फरमा, उस इल्म से तेरी पनाह चाहता हूँ जो इल्म नफा बख्श ना हो। मैंने इस पर काफ़ी गौर किया कि आखिर इल्म नाफे है क्या चीज़। मैंने अपने असाज़े कराम से समझना चाहा, लाइब्रेरी की मैंने छाने मारी, और उसके बाद जो मैं समझ पाया तो देखा ये कि इल्म नाफे सूरे अलग के अंदर मौजूद है। अच्छा। कि जहाँ मार्फत खुदावंदी की तालीम मिलती है, और फिर इसी तरीके से हेल्थ की तालीम मिलती है, माहौलियात की तालीम मिलती है, सूरे अलग के अंदर सारी चीज़ें हैं। जी बिल्कुल। फिर मैंने उससे जो महसूस किया और जहाँ तक मैं समझ पाया, तो फिर उसकी तफसीर कहिए या उसका प्रैक्टिकल कहिए, फातिमा गर्ल्स एकेडमी में, फातिमा एकेडमी गर्ल्स एंड बॉयज़ को हमने डुअल एजुकेशन, जिसको इल्म नाफे में कहता हूँ, इल्म नाफे का सेंटर बनाया। जी मौलाना, ये यहाँ तक पहुँचा आपका अदारा, माशाल्लाह आगे और भी जाएगा, और आप कोशिश कर रहे हैं इंशाल्लाह यूनिवर्सिटी तक ले जाने का आपका इरादा है। मुझे तो ये बताइए कि इस पूरे आपके सफ़र में, जब आपका सफ़र शुरू होता है कि मुझे अपना अदारा कायम करना है, सोचा आपने, उसका मंथन करने के बाद शुरू किया, तो आम तौर पर बड़ी तरह की खदशात भी लाहिक हो जाते हैं, चलेगा नहीं चलेगा, और लेग पुलिंग जिसे मैं अपने ज़ुबान में कहता हूँ, यहाँ पर कम्युनिटी के अंदर बहुत ज़्यादा पाई जाती है, हैंड होल्डिंग कम पाई जाती है, इसका भी आप शिकार हुए होंगे। तो इस तरह की कैसे मतलब इस चीज़ को मैनेज करते हुए आगे बढ़े? लेग पुलिंग और हैंड होल्डिंग कितना रही, लेग पुलिंग कितना रही? देखिए, इरादा अगर मजबूत होता है और मंजिल पर अगर निगाह हो, तो मंजिल तक पहुंचने के लिए हालात उसके रुकावट नहीं बनते हैं। अच्छी बात। आदमी इन सब चीजों को बर्दाश्त करते हुए पार करता है। और समझने की एक बात मैं आपसे कहूं, जी बिल्कुल, ये तेज रफ्तार चलने के लिए जो रोड बनाई जाती है, वो जगह जगह पर कुछ ब्रेकअप होता है, और या जब गति बढ़ानी होती है, रफ्तार बढ़ाना होता है, तो पहले स्पीड तोड़ना पड़ता है, या तो स्पीड खुद से तोड़ी जाती है या जमाना उसको तोड़ देता है। लेकिन वहां अगर इरादा आपका मजबूत है तो फिर कोई चीज माने नहीं होती है। मैं इस मौके से आपके हवाले से और आपके चैनल के हवाले से लोगों को मैं ये जरूर कहना चाहूंगा, आपके इरादे मजबूत होने चाहिए, उस पर फैसले भी उतरते हैं, मदद भी आती है, और जिस कदर आपके इरादे मजबूत होंगे तो कोई रुकावट उसके रुकने का सबब नहीं बनेगा, बल्कि वहां से और उसकी ताकत बढ़ती है, हौसला बढ़ता है। अहलिया को भी आपने साथ में ले लिया और अब आपके मिशन का वो हिस्सा है, तो पूरा घर ही लगा दिया आपने? मेरे वालिदैन मेरे काम के साथ रहे। घर पे खेती होती थी, सारे खेत के आमदनी के अखराजात इस इदारे पे होते थे। वालिद मोहतरम वहाँ दाल पैदा करते थे, हॉस्टल के लिए ला करके दाल दिया करते थे। वहाँ पर धान पैदा किया जाता था, चावल वहाँ से यहाँ करके बच्चों पे खर्च होते थे। तो मेरे घर का सपोर्ट बहुत मिला। और जहाँ तक अहलिया की बात रही, तो अहलिया मेरे लिए खदीजा की तरह है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हजरत खदीजा के जरिए से जो मदद पहुंची थी, वो सारी मदद इन्होंने किया। और डे 1 में जब इस काम को शुरू कर रहा था, जब उनके साथ हमने प्लान किया, तो सच है कि उन्होंने अपने सारे जेवरात दिया, और मैंने कहा फिर इसको आप दे रही हैं तो आपकी ज़रूरत कैसे पूरी होगी, आपका शौक़ कैसे पूरा होगा। तो उन्होंने जो कहा था कि लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, कि अपने महबूब तरीन शय को जब खर्च करेंगे तभी आप मुरादों को पा सकेंगे। तो पहले हमारे पास जो कुछ है हमें लगाना चाहिए, और आपके पास जो कुछ है उसे लगाइए, फिर अल्लाह की बरकतें आएंगी। तो ये हम दोनों के आपसी डिस्कस ने हमें कुर्बानी देना सिखाया, और फिर अल्लाह ने वहाँ से बरकतें दी जो आज आपकी नज़रों के सामने है। नाज़रीन, बहुत ही अहम बात इन्होंने अपने अहलिया के हवाले से बताई है। हम यहाँ पर थोड़ी देर के लिए मौलाना से गुफ्तगू रोकते हैं और उनकी अहलिया की तरफ ले चलते हैं और उनसे कुछ बात करते हैं, वो इस मिशन का हिस्सा कैसे बनी। मैं तबस्सुम फातिमा, मेरी पैदाइश रांची शहर से करीब ही 18 किलोमीटर एक गांव पड़ता है ब्राम्बे, वहाँ पर मेरी पैदाइश हुई। इब्तदाई तालीम भी वहीं पर हुई,
सरकारी स्कूल में। उसके बाद फिर मैंने आलमियत करने के लिए मुझे लखनऊ भेजा गया और लखनऊ से मैंने आलमियत किया। वहाँ से फिर मैंने वस्तानिया फ़ौकानिया करते हुए ग्रेजुएशन भी कंप्लीट किया, और सिर्फ ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं किया बल्कि मैंने एमए तक की डिग्री हासिल की, और उसके बाद बीएड किया क्योंकि अदारे की उसकी ज़रूरत थी, और बीएड करने के बाद फिर मैंने पीएचडी भी किया। पीएचडी भी किया आपने, माशाल्लाह, आप डॉक्टर हैं। तो इतनी लंबी तालीमी आपका सफ़र रहा। आमतौर पर मुस्लिम ख़वातीन और मुस्लिम घरों में बच्चियों की तालीम को लेकर के बहुत पहले तो और ज़्यादा बहुत अलग तरह का परसेप्शन था। तो आपको आपके वालिदैन ने इतना मौका दिया? वालिदैन ने बहुत, मतलब लखनऊ से वापसी के बाद मैं वहीं से ये कह के लौटी थी कि मेरी तालीम ना रोकिएगा। अच्छा। मुझे आगे पढ़ने का शौक है। तो मेरे वालिद साहब ने कहा कि ठीक है, तालीम तुम्हारी नहीं रुकेगी, चलिए आपको जो है घर से ही हम सब कुछ कराएंगे। फिर मेरी शादी जब हो गई। कब हुई आपकी शादी? मेरी शादी हुई है 94 में। मौलाना के साथ 94 में आई? 94 में शादी हुई। शादी के बाद भी तालीम पर डिस्कस हुई, तो उन्होंने कहा कि आप जहाँ तक पढ़ना चाहेंगे मैं आपको पढ़ाऊंगा, मौलाना ने कहा। जी। तो फिर समझिए कि ग्रेजुएशन इन्होंने ही करवाया। अच्छा। और ग्रेजुएशन के बाद भी जितनी सारी डिग्रियां हैं सब इन्होंने ही करवाया। नहीं, बड़ा रोल रहा शादी के बाद ख़वातीन को आला तालीम दिलाना, वो भी डॉक्टर बनाना, क्योंकि कहा जाता है हमारे माशरे के अंदर कि भाई शादी उससे करो जिसकी तालीम ज़रा कम हो। मर्दों की तालीम ज़्यादा होनी चाहिए, औरतों की ज़रा कम होनी चाहिए, वरना मिसमैच हो जाता है। और इन्होंने अपने से आगे आपको ले जाने की कोशिश की, वहाँ तक गई। और बस इन्होंने ये कहा कि अगर तुम पढ़ना चाहती हो, तुम्हारी ख्वाहिश है, तो मैं तुम जहाँ तक पढ़ना चाहती हो मैं पढ़ाऊंगा। मिशन किस कब साथी हुई? आप तो उनकी जिंदगी में आ गई 94 में। 94 में जब मिशन शुरू होता है तो उसमें भी आप साथ हो बस ये समझिए कि इनके अंदर एक फिक्र थी कि अपने इलाके में कुछ करना है, तो मैं साथ में थी, इनके साथ ही। साथ होते हुए आपको लगा नहीं कि ऐसे काम में मुझे ले जा रहे हैं कि जहाँ मुझे कुर्बानी ही कुर्बानी देनी, वक्त की कुर्बानी और यहाँ की वसाइल की भी कुर्बानी? तो ऐसा था कि जब इन्होंने कहा कि तुम्हें जहाँ तक पढ़ाई करनी है मैं तुम्हारे साथ हूँ, वहीं पर से कुर्बानियाँ स्टार्ट हो गई थी। वहीं पर से कुर्बानियाँ शुरू हो गई थी, क्योंकि घर का माहौल और इदारे का माहौल, इदारे उस वक्त तो इदारा नहीं था, लेकिन ससुराल का माहौल, घर का माहौल, कहीं रहना और फिर उसके साथ साथ पढ़ाई करना, तो वहाँ पर से तो परेशानियाँ शुरू हो गई थी। क्योंकि दिन भर काम करना, बच्चे अगर हो गए तो बच्चों को देखना, और फिर उसके बाद एग्जाम्स की तैयारी करके एग्जाम क्वालिफाई करना। इस वक्त आप पूरे अदारे को लीड कर रही हैं एक तरह से। मौलाना बाहर के तमाम इंतजामी उमूर देखते हैं, आप अंदर होती हैं, एज ए प्रिंसिपल लीड करती हैं आप। तो क्या लर्निंग क्या है इस तरह का अदारा चलाने की आपकी? क्या आपने क्या मतलब सीखा क्या इससे? किस तरह से आप आगे बढ़ा पा रही हैं? ऐसा है चैलेंजेस क्या रहे हैं? चैलेंजेस तो रोजाना आते रहते हैं, और ये नहीं है कि आज ये चैलेंज आया तो कल दूसरा आएगा या ऐसा ही फिर दोबारा से रिपीट होगा, ऐसा नहीं है। वक्त और हालात के साथ चैलेंजेस आते रहते हैं, और वक्त ही हमें लर्न सिखाता है, लर्निंग देता है। सही बात है। वक्त ही हम लोग को हालात ही बताता है कि अब इसके आगे क्या करना है। जिंदगी में क्या अभी सोचा है, अभी कहाँ तक जाना है इस अदारे को लेकर के? और भी कोई सपना है जिसमें मौलाना की जरूरत आप महसूस करती हैं कि अगर बस मुझे इस सपने ये को है पूरा कि करना है? इस इदारे को हम लोग बहुत मजबूत करना चाहते हैं, और मजबूती के साथ साथ यहाँ की बच्चियों को हम बस ये सपना लेकर चले हैं कि हमारी बच्चियाँ सिर्फ हाउसवाइफ बनकर ना रहें, उनकी जिंदगी में भी बहुत सारी तब्दीलियां आए और वो अपने हिसाब से किसी न किसी मकाम पर रहे। लाइफ में अभी तक कोई ऐसा मोड़ आया कि लगा कि बहुत हो गया, अब नहीं हो सकता और चलो बैठ जाते हैं, या कुछ और? एक हादसा था, तो उस हादसे के बाद लगा था कि अब बस खत्म हो गया, अब कुछ नहीं करना है। लेकिन उसके बाद फिर हौसला बना? लेकिन फिर ऐसा लगा कि नहीं, वो तो मौत हयात है और वो तो होते रहेगा, और जिसके साथ हुआ वो चला गया, लेकिन हमें तो जिंदगी में आगे बढ़ना है। और उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़े। मौलाना, मुझे आप बताइए कि आने वाले दिनों का आपका मंसूबा क्या है? क्या सोच रहे हैं आने वाले दिनों इस इदारे को? मैंने अपनी जिंदगी की आखिरी सांस तक अपने जर्नी को रोकना नहीं चाहा है। मैं कौम मिल्लत के खातिर अपने आप को वक्फ कर दिया हूँ, और उनकी नित नए जो ज़रूरतें आने वाले दिन में पड़ेंगे हम उसको करना चाहते हैं। आज इसको +2 तक हमने किया है।
हमारी चाहत है कि यहाँ पर जॉब ओरिएंटेड एजुकेशन का प्रोवाइड किया जाए, नीट जेई की तैयारी कराई जाए। और अभी मैंने पुख्ता इरादा किया है कि आईएएस आईपीएस बनने के लिए यहाँ पर मैं सारा इंतजाम करने जा रहा हूँ। उनके लिए लाइब्रेरी है, उनके लिए वाईफाई है, सारी सहूलतें और ट्यूटर का इंतजाम करूंगा, उनके खाना रहने का सारा इंतजाम करूंगा। इंशाअल्लाह रहमान 20 लोगों का सिलेक्शन होगा और 20 लोगों को हर तरह की खिदमत उनको मुहैया कराई जाएगी, ताकि वो ये बिल्कुल सुकून और इत्मीनान के माहौल में आईएएस बने, आईपीएस बने और मुल्क को मिल्लत के सेफ्टी का वो काम करें, इस मुल्क को आगे बढ़ाने का काम करें और इंसाफ का मामला करें। यहाँ पर अगर वो तैयारी करेंगे तो उनकी इस्लामिक तरबियत भी हो जाएगी, उनकी सोच इस्लामिक बन जाएगी, उनकी कुव्वत इस्लामिक बन जाएगी, ताकि वो अपनी कुव्वत का भी इस्तेमाल सही जगह पर करें और परफेक्ट सोच सकें। एक अदारा 17 बच्चों से शुरू होता है और यहाँ तक पहुँचता है। मुझे बताएं कि इस अदारे को चलाते हुए जो मेन लर्निंग आपकी है, जिसको लेकर के आमतौर पर हम नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया में डिस्कस करते हैं कि साउथ इंडिया के पास बहुत ही पुरानी लेगेसी अदारों को चलाने की है और बिना किसी झगड़े के 150 साल 100 साल पुराने अदारे, तालीमी अदारे चल रहे हैं और उनकी ब्रांचेस फैलती जा रही हैं। लेकिन बदकिस्मती है कि नॉर्थ इंडिया में ऐसी मिसालें कम मिलती हैं, लेकिन आपको हम देख रहे हैं किस तरह के एक अदारा आपने बना दिया है और वो चल रहा है। तो क्या ऐसी कोर आइडियाज़ हैं जब अदारा कायम हो और उस वक्त इसको ध्यान रखना चाहिए ताकि ये अदारा आपकी ज़िंदगी नहीं, आपके बाद और उनके बाद तक ही चलता रहे? जो मैंने पहले कहा है, मजबूत इरादा, अच्छा, ये बहुत बुनियादी चीज़ है। कानून साज अगर कानून पर अमल नहीं कर सकता है तो उस कानून का नफाज नहीं होता। ज़ाब्ता बनाने वाले जिन ज़ाब्तों को बनाता है और उस ज़ाब्ते पर खुद अगर नहीं चलता है तो फिर वो ज़ाब्ते वहाँ पर राइज नहीं हो सकते। देवन से हमने इस बात की कोशिश की कि एक ज़ाब्ते के तहत, एक उसूल के तहत इस इदारे को चलाया जाएगा तो लोग रफ्ता रफ्ता उसको फॉलो भी करेंगे और ये अपने मिशन में कामयाबी की तरफ बढ़ेगा भी और ना कोई झंझट होगा, ना कोई परेशानी होगी। हम लोगों को, अपने गार्जियन को, जो यहाँ पर जिनके बच्चे पढ़ते हैं, उनको हम इस बात की आदी बनाते हैं कि हम जिन ज़ाब्तों के साथ चलते हैं उन ज़ाब्तों पर आपको चलना होगा, तभी आप आगे बढ़ सकेंगे, तभी इदारा आगे बढ़ सकेगा। मैं अभी देख रहा था कि आपने हर चीज़ के लिए एसओपी बना रखा है कि एडमिनिस्ट्रेशन में, एकेडमिक्स में, और वो एसओपी को मैं जब आपके साथ सफ़र कर रहा था तो जब भी कहीं से फ़ोन आता था किसी भी डिपार्टमेंट से आपसे, तो आप सबको सबसे पहले एसओपी ही समझाते थे कि देखो ज़ाब्ता ये है, इस ज़ाब्ते के मुताबिक ये काम होगा। तो ये चीज़ मैं लगता 3 दिन से आपको फॉलो कर रहा हूँ तो ये सुन पा रहा था। एसओपी को बनाना एक अलग चीज़ है, फॉलो कराना जो आपने कहा ये बड़ा मुश्किल होता है, बड़ी नाराज़गियाँ मोल लेनी पड़ती हैं और फिर रफ्ता रफ्ता ठीक हो जाता है। ये इंसान समझता है, देर से समझता है। और बल्कि मजे की एक बात बताऊं, ना समझ सिर्फ इंसान है, अच्छा, बाकी सभी समझदार है। आप दरख्त की मिसाल ले लें, जी जी जी, आप जानवरों की मिसाल ले लें, हवाओं की मिसाल ले लें, सूरज और चांद की मिसाल ले लें। जिसको देखे उन्हें जो समझा दिया गया है उसी पर वो चल रहे हैं। अगर ना समझी कहीं होती है तो सिर्फ इंसान से होती है। तो ये भी समझाने से समझते हैं, टाइम लगता है। अच्छा, अदारा आपने इटकी में आके कायम किया और रहने वाले आप वहां से हैं, तो इतने दूर आकर के कायम करने का क्या कोई खास वजह थी? बस इसको तकदीर इलाही कहा जाए कि इस सरजमीन की ये किस्मत, या मेरी ये किस्मत कि मेरा वक्त यहाँ लगना था, या इस जगह की किस्मत कि हमें यहाँ पर। आप समाजी और सियासी हलकों में भी बहुत ही ज़्यादा एक्टिव हैं और बहुत ही कदर की निगाह से देखे जाते हैं। कल हम रांची में थे आपके साथ तो हमने देखा कि आपको बिरसा मुंडा रत्न अवार्ड दिया गया तालीमी सरगर्मियों के लिए आप दोनों को, और वहाँ बहुत सारे लोगों को दिया गया है। तो ये एक रिकग्निशन मैं एक भी देख रहा हूँ कि समाजी और सियासी हलकों में भी यकसा तौर पर आप सरगर्म हैं। एक चीज़ यहाँ पर, एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा कि सरकारों के साथ वर्किंग रिलेशन बनाना ये कितना ज़रूरी होता है और कितना अहम है? हर लाइन में सियासी पकड़, सियासी ताल्लुकात होना बेहतर है। और सियासी ताल्लुकात अगर नहीं होते हैं तो सियासत के उतार चढ़ाव को भी वो नहीं समझ पाते हैं। किसी चीज़ की बका के लिए सियासी सूझबूझ का होना नहायत ज़रूरी है, नहायत ज़रूरी है। अगर वो सूझबूझ नहीं रखते तो अपने खरौंदे को, जो अपना उन्होंने मकान बनाया था,
गोया कि शाम को खुद ही उन्होंने उस पर लात मार दी। आने वाले दिनों में क्या समझा जाए कि नसीम अनवर नदवी साहब को अगर मौका मिला तो सियासी गलियारों में भी कदम रखेंगे? जिस सियासी गलियारों की आप बात कर रहे हैं वहां तो नहीं, लेकिन ये तालीम खुद एक सियासत है जो मैं कर रहा हूँ और आवाम को पहुंचा रहा हूँ। ये बड़ी सियासत है। खासतौर से झारखंड में आपने जैसा कि मुझे बताया कि झारखंड में एक यूनिक स्टाइल आपने अपनाई डुअल एजुकेशन की, यानी दीनी तालीम और असली तालीम को हम अमली तौर पर एक्टिव किया और उन बच्चों को जो असली तालीम हासिल करते हैं उन्हें दीन की समझ कैसे बढ़ाई जाए और दीनी तालीम हासिल करने वालों के अंदर असली तालीम को कैसे इम्पार्ट किया जाए, इसको लेकर के आप बहुत ही फिक्रमंद रहे और यही आपका सबसे कोर आइडिया है। और तो ये बताएं कि इस वक्त झारखंड में आपकी इस आइडिया पर तो कितना एक्सेप्टेबिलिटी हासिल है? मेरा एहसास है कि 98 में इस इदारे के जब क़याम अमल में आया 1998 में, तो 98 के बाद जितने भी इदारे खुले वो सबों ने इस स्टाइल को अपनाया, इस सिलेबस को अपनाया या इस जैसा सिलेबस की सोच पैदा हुई। मैं ये तो कहता हूँ कि इस इदारे के पहनावा ओढ़ावा को भी लोगों ने अपनाया और इस सिलेबस को तो इतनी मकबूलियत हुई कि आज मैं कह सकता हूँ कि झारखंड में 80% इदारे इसी को फॉलो कर रहे हैं। आए दिन लोग मशवरे के लिए भी आते हैं, आए दिन मैं बुलाया जाता हूँ जहाँ मैं जा करके उनकी जिस हद तक मुमकिन होता है रहनुमाई करता हूँ। यानी जो मेरा अपना एक्सपीरियंस उसको मैं शेयर करता हूँ, रहनुमाई करना क्या उन शेयर करता हूँ। मौलाना, आमतौर पर जब तालीम की बात होती है तो वहाँ पर ज़बान को लेकर के बड़े झगड़े शुरू हो जाते हैं। मुसलमानों को कहा जाता है कि साहब आप उर्दू मीडियम क्यों नहीं पढ़ाते, हिंदी मीडियम, अंग्रेज़ी मीडियम, इस तरह की मीडियम्स पर बात होती है। सच्ची बात तो यह है कि लोगों ने तजवीदे कुरान पर एक इसी से मुनासबत इसलिए मैं बात कर रहा हूँ, तजवीदे कुरान पर लोगों ने कोशिश की है, कराते कुरान पर लोगों ने कोशिश की है, लेकिन सच ये है कि तफहीम कुरान की जरूरत है। जिस अल्लाह को आप समझाने के लिए तजवीद और किरात पर जोर दे रहे हैं और उसी पर जोर देते हुए आप मौत के दहाने पे चले जा रहे हैं और तफहीम पर ना काम किया, ना दूसरे को समझाने की कोशिश की और ना खुद समझ पाए। तो मैं तफहीम कुरान के सिलसिले में कोशिश करता हूँ। तो कुरान है अरबी जबान में, अरबी पढ़ाता हूँ, इस्लामियात मैं उर्दू में पढ़ाता हूँ, लेकिन बाकी सब्जेक्ट जितने हैं वो सब मैं इंग्लिश में पढ़ाता हूँ और आज उसकी जरूरत भी है, इंटरनेशनल लैंग्वेज है। तो मैं तो काम करने वाले को कहूंगा कि आप इंटरनेशनल जबान से करीब हो, उसको सीखें, उसको बच्चों को सिखाएं और आप उर्दू खूब सीखें, उर्दू में इस्लामियात को पढ़ावें, अरबी सीखें, कुरान को समझें, हदीस को समझें और तफहीम कुरान पर और तफहीम हदीस पर काफी जोर मेरे यहाँ दिया जाता है। इसके ये मतलब नहीं कि तजवीद पर मैं काम नहीं कर रहा हूँ, क़िरात पे काम नहीं कर रहा हूँ, काम कर रहा हूँ, लेकिन अगर दोनों को कंपैरिजन किया जाए तो मैं तफहीम पर जोर दे रहा हूँ। अच्छी बात। और इंग्लिश मीडियम जी जी, बड़ी अहम बात, इंग्लिश मीडियम में बाकायदा सारा निज़ाम यहाँ पर कायम है और CBSE पैटर्न पर पढ़ाई हो रही है, इसीलिए बच्चों को इस लेवल पर तैयार किया जाए ताकि वो हिंदुस्तान के किसी भी हिस्से में अगर जाएं एडमिशन लेने के लिए तो उनको ये प्रॉब्लम हो कि क्या पढ़ के आए हैं। तो ये बड़ी अहम बात आपने बताई। इससे मुनासिबत एक बात बताना चाहूंगा कि मेरे सारे क्लासेस जो है स्मार्ट क्लासेस है। हाँ, सारे क्लासेस, ऐसा नहीं किसी एक रूम को मैंने स्मार्ट बना कर रखा है, सारे क्लासेस स्मार्ट क्लासेस हमारे की काबिल तहसीन भी है आपका इदारा और काबिल तकलीद भी है। तो चाहिए कि झारखंड में जो लोग काम कर रहे हैं तालीम के मैदान में, मौलाना बता रहे हैं कि रोज़ाना मुलाकात होती है, लोग आते हैं, आइडियाज़ पर डिस्कस करते हैं, इस आइडिया को अपने अपने यहाँ इम्पार्ट कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इस तरह के जो अदारे हैं रोल मॉडल बन चुके हैं आपके इलाके में, ख़ासतौर से झारखंड में, रांची में। तो इस इदारों के साथ मिल करके कोलैबोरेशन का ज़माना चल रहा है इस वक्त। क्या कोलैबोरेशन मौलाना से हो सकता है, फातिमा एकेडमी से हो सकता है, इस पर काम होना चाहिए। मौलाना, कोलैबोरेशन की बात आई, कोलैबोरेशन का दौर चल रहा है, बड़ी बड़ी कंपनियां छोटी कंपनियों के साथ आ जाती हैं, इसलिए कि छोटी कंपनी के पास कोई आइडिया बहुत अच्छा है और बड़ी कंपनी के पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, वेल्थ है, तो दोनों मिल करके एक तीसरा आइडिया डेवलप करते हैं। तो इस दौर को जो कोलैबोरेशन का दौर कहा जाता है, इसमें आप क्या सोच रहे हैं? तकरीबन 2 दर्जन स्कूल जो हैं हमसे जुड़े हुए हैं, जिन्होंने मुझसे इल्हाक लिया है, मेरे तरीक़ेकार को फॉलो करते हैं, मेरे सिलेबस को उन्होंने अडॉप्ट कर रखा है, हम उनका एकेडमिक सपोर्ट करते हैं और जिस हद तक सपोर्ट मैं कर सकता हूँ उनको मैं सपोर्ट करता रहा। आप ये थे मौलाना नसीम अनवर नदवी साहब, जो फातिमा एकेडमी गर्ल्स एंड बॉयज़ के फाउंडर हैं।
इनसे बात की मैंने, इनकी अहलिया से भी बात की और ये जानने की कोशिश की कि इतना बड़ा अदारा जो इन्होंने बनाया है ओवर द पीरियड, ये जो दिखाई देता है, चल रहा है, इसके पीछे की कहानी क्या है और इनकी ज़िंदगियाँ इसमें लगी हैं तो किस तरह से कितना पेन झेला है, कितना पेन सहा है, उसके बाद आगे बढ़ रहे हैं और आने वाले दिनों का भी मंसूबा रखते हैं। बहुत ही वसी जहन के साथ, बहुत वसी क़ल्ब के साथ काम कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर।